हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मोल कंसेप्ट। नाम पहले भी हुआ है, पहले भी सुना है, लेकिन इस क्लास के लिए ये बहुत ही नया और बहुत ही यूनिक सा वर्ड है, मोल कंसेप्ट। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि हम इसको समझ ही ना पाएं। बेटा सभी बच्चों को ये लगता है पता नहीं मोल कंसेप्ट क्या है। कई बार क्वेश्चंस देखकर भी बड़ा चक्कर सा आने लग जाता है, ओहो ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। हम डर क्यों रहे हैं इससे? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखिए मैं इसको पहले आपको इस कंसेप्ट को समझाऊंगी। और बेटा ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब तक आप किसी भी क्लास में स्टडी करेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो कोई और भी सब्जेक्ट हो, मोल आपके सामने आता ही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मोल कंसेप्ट कह क्या रहा है। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि ये मोल है क्या, हम क्यों मोल बोल रहे हैं, मोल कंसेप्ट क्यों नाम रखा गया है इसका। देखिए मोल का मतलब जो होता है वो होता है कलेक्शन। ठीक है, और अगर हम इसका मीनिंग समझें तो इसको बोलते हैं हीप और पाइल। बेटा ये इसका मतलब होता है ढेर। ठीक है, ढेर, किसी चीज़ का ढेर। अच्छा, अब ये बारी आती है कि मोल कंसेप्ट हमने क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं हम मोल कंसेप्ट को। तो कई चीज़ें हमारे चारों तरफ, हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, जिनको हम एक एक उठाकर गिन नहीं सकते। सपोज आप अनाज मंडी में जाते हैं, काफ़ी बच्चों ने अनाज मंडी देखी है, कई बच्चों को नहीं पता है अनाज मंडी का। चलिए लीव दैट, अनाज मंडी छोड़ देते हैं। आप लोग ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, आप जो शॉपकीपर है उससे क्या बोलते हो, 1 kg चीनी दे दीजिए, 1 kg चावल दे दीजिए, आप ऐसे बोलते हो ना। आपने कभी ये कहा है कि 4 दाने चीनी के दे दो, 4 दाने चावल के दे दो? वो आपको उठाकर ऐसे कुछ वेट कर आपको पैकेट में डालकर दे देता है, आप ले आते हो। कभी आपने इतनी हिम्मत की है कि आप 1 kg चावल के सभी दानों को गिन सको या 1 kg चीनी के दानों को गिन सको? कभी ऐसी हिम्मत की है आपने? नहीं की ना। लेकिन आप जा रहे हो फ्रूट मार्केट, ठीक है, आप फ्रूट मार्केट गए, आपने क्या किया, आपने दुकानदार को कहा कि मुझे 1 दर्जन केले दे दो। अब दुकानदार ने तो आपसे नहीं पूछा ना कि 1 दर्जन कितने होने चाहिए, और आपके दिमाग में भी एक ही बात रहती है कि 1 दर्जन का मतलब 12 केले होंगे। ठीक है, वो आपको देता है, पैसे लेता है और आप घर आ जाते हो। आप उस चीज़ को काउंट ही नहीं कर रहे कि भाई उसने दिए कि नहीं दिए। आपने 1 दर्जन बोला, सेटिस्फाइड हो, भाई 1 दर्जन केले दे दिए। ठीक है, वेरी गुड। अब देखना, इस बात को ध्यान से देखना, 1 डजन ये एक किसी पर्टिकुलर नंबर से रिलेटेड है। क्या नंबर है? 12। ठीक है, फिर आप किसी फर्नीचर की शॉप में जाते हो, आप कहते हो 1 डजन चेयर। देखिए इस बात को ध्यान करके चलेंगे, 1 डजन बनाना। ठीक है, 1 डजन बनाना। आप कंपेयर कीजिएगा, 1 डजन बुक्स, 1 डजन बुक्स, 1 डजन चेयर्स, 1 डजन टेबल्स। ठीक है, आप इन चीजों को देखिए, ये सारी चीजें एक जैसी हैं? नहीं है ना। इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, इनका मास अलग और इनका मास बिल्कुल अलग। भैया ये बिल्कुल हल्की होंगी, ये थोड़ी सी और भारी होंगी, ये थोड़ी सी और भारी होंगी, और टेबल और ज्यादा भारी होंगे। अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, इनका वेट अलग अलग है, अलग अलग ये स्पेस लेते हैं, मतलब कोई सिमिलैरिटी नहीं है ना। सिमिलैरिटी है तो क्या? सिर्फ 1 डजन है ना, 1 डजन सिमिलैरिटी है। बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रही हूं। मतलब आपके पास एंटाइटीज डिफरेंट हैं, लेकिन सिमिलैरिटी क्या है? डजन। और डजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12। क्या 12 केलों का वेट 12 बुक्स के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। क्या 12 बुक्स का वेट 12 चेयर के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। 12 चेयर किसी भी हाल में 12 टेबल के इक्वल नहीं होंगी, लेकिन फिर भी इनमें रिलेशन है डजन यानी कि 12 का। बिल्कुल यही बात हमारे मोल पर डिपेंड करती है। हम 1 kg चावल, 1 kg चीनी, 1 kg जो गेहूं है खरीद कर लाए, उनमें सिमिलैरिटी क्या है? 1 kg, बाकी कोई सिमिलैरिटी नहीं। हम उनके दाने नहीं गिन सकते, हम उनकी क्वांटिटी देख सकते हैं 1 kg।
अगर हम उनके दाने गिनना चाहें तो हम किस चीज से उनको रिलेट करें? या तो डजन या डजन जैसी ही कोई क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए। तो बेटा मोल जो है वो डजन जैसी ही कोई क्वांटिटी है, ठीक है। मोल को हम ऐसी एंटाइटी बोल सकते हैं जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसका मास, उसकी वॉल्यूम और उसके नंबर को पहचानती है। तो मोल इज दैट क्वांटिटी और दैट एंटाइटी विच रिप्रेजेंट्स द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो एटम और मॉलिक्यूल को हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है। यानी ऐसे ऐसे काउंटलेस एटम यानी कि नंबर या पार्टिकल जिनको हम गिन नहीं पा रहे, जैसे कि एटम्स को हम नहीं गिन पाते, तो ऐसे जो पार्टिकल्स हैं जिनको हम गिन नहीं पा रहे और हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के जरिए, तो वो वर्ड है मोल। और उस मोल से रिलेटेड जो चीजें होंगी उन दोनों को मिलाकर बोला जाएगा मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो इस बात से इसको रिलेट करके चलेंगे। मोल कंसेप्ट को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन को 3 चीजों से हम डिफाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले बाय मास, यानी कि मोल कंसेप्ट बाय मास होगा। मोल कंसेप्ट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की टर्म्स में होगी। और मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर की टर्म्स में होगा। अब ये कैसे होगा? देखिए 1 डजन 12 kg, नंबर की टर्म में मैंने बात किया, 12 नंबर की टर्म में मैंने बात की। अगर मैं टर्न की यानी कि मास की टर्म में बात करूं तो 1 डजन इक्वल्स टू 2 kg। हो सकता है यहां पर 12 किलो का वेट 2 kg हो सकता है यहां पर 12 बुक्स का वेट 10 kg हो सकता है 12 चेयर्स का वेट 20 kg हो सकता है 12 टेबल्स का वेट 50 kg हो। अगर मैं 1 डजन इक्वल्स टू 50 kg बोलूंगी तो मेरा मोल किससे जुड़ा हुआ होगा? मास से। अगर मैं 1 डजन 20 kg बोलूंगी तो किसके संबंध में बात कर रही हूं? मास के। ऐसे ही मोल अगर मास से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ेगा वो अभी मैं बताती हूं। अगर मास से जुड़ा हुआ है तो डेफिनेशन मास की टर्म में जाएगी। मोल अगर 1 डजन 12 यानी कि नंबर, मोल अगर ऐसे ही किसी नंबर से जुड़ा हुआ है, वो नंबर कौन है, कैसा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो नंबर से जुड़ा हुआ है तो वो नंबर की टर्म में होगा। ऐसे ही वॉल्यूम, वॉल्यूम सिर्फ गैस के लिए होती है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड के लिए वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, दे हैव मास नंबर। लेकिन अगर कोई गैस है, मॉलिक्यूल एटम कोई गैस भी हो सकता है, अगर कोई गैस है तो उसके लिए हमें वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। और वॉल्यूम के लिए भी हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा? मोल कंसेप्ट। तो अब हम इनकी डेफिनेशंस को इन तीनों टर्म्स में समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हम न्यूमेरिकल्स निकालना सीखेंगे। आई होप यहां तक सभी बच्चों को यह समझ में आ गया होगा कि मोल कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं और क्या जरूरत पड़ रही है। क्योंकि बेटा जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, इनका साइज बहुत छोटा है और छोटे साइज की क्वांटिटीज को चेक करने के लिए हमें एक एंटाइटी चाहिए। वो एंटाइटी हमारी मोल बन जाता है और मोल को हमने रिप्रेजेंट किया है जस्ट सिमिलर टू डजन। जैसे डजन किसी की वैल्यू के लिए फिक्स है, वैसे ही मोल किसी वैल्यू के लिए फिक्स है। लेकिन अलग अलग चीजों के लिए ये अलग अलग मास में होंगे, लेकिन नंबर फिक्स रहेगा। नंबर 12 तो इनका नंबर भी फिक्स रहेगा। मास में कन्वर्जन आ सकता है, नंबर में नहीं। अब इनकी डेफिनेशंस को 1 बाय 1 देखते हैं। चलिए बेटा, अगर मोल को हमें मास की टर्म में जानना है तो देखिए, एक मोल किसी एटम और मॉलिक्यूल का उसके उस अमाउंट के बराबर होता है जब वो किसके इक्वल हो? ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के। इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस। बेटा ये हमेशा गिवन मास होगा, मास ऑफ द सब्सटेंस, दिस इज द गिवन मास, ठीक है, अपॉन में ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस।
ऑफ दी सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस आपको मिला है, आप उसके अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं और आपको उसका मास गिवन है, मास कुछ भी गिवन है 4 kg, 5 kg, 10 kg, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास कुछ और है, तो आप नंबर ऑफ मोल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल n, आपके गिवन मास को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल m, और मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल M। इस फॉर्मूले से बेटा हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले रही हूं जो कि बहुत इजी है, आप देखिएगा जरा। 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बताइए। आपको अमाउंट दी गई है किसी सब्सटेंस की, और यहां सब्सटेंस कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमाउंट कितनी दी गई है? 4 ग्राम। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास है, तो आप उसके नंबर ऑफ मोल बताइए। आपको यहां से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें चाहिए? क्या आपके पास कोई गिवन मास है? यस है। क्या आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं? यस निकालने हैं। क्या आपके पास मोलर मास है? आप कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में तो कहीं मोलर मास नहीं। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कहां से आता है? फॉर्मूले से। हमने प्रीवियस वीडियोस में ये सीखा है कि कैसे किसी फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमें किसका निकालना है? NaOH का। बेटा हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए एटॉमिक मासेस। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और हमारे हाइड्रोजन का 1। 23 + 16 + 1 टोटल कितना हो गया? 24 + 16, आई थिंक ये हो गया 14 ग्राम। ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास हो गया? NaOH का। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तुम्हारे पास क्या क्या है? क्या मास है? है। क्या मोलर मास है? बिल्कुल है। क्या हम n निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। n = मास। मास कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 4 ग्राम। और मोलर मास कितना है? 40 ग्राम। ग्राम दोनों की यूनिट है, ग्राम से ग्राम कट गया। नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इसका मतलब यूनिट कैंसिल हो जानी चाहिए। अब हमारे पास क्या आ रहा है? 4/40। भैया 4 से 4 कट गया, इसका मतलब कितना बचा? 1/10 बचा। अब 1/10 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है? 0.1। इसको बोलेंगे 0.1 मोल्स। इतने मोल हमें मिलेंगे अगर हमारे पास इतने ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। पहला फॉर्मूला ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी गिवन सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का। अब इसी से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी जिससे हम काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो कई बार बच्चे कहते हैं कि हमारे पास, चलो इसका तो क्वेश्चन में आपने दे दिया, कई बार हमें नहीं पता होता कि 1 मोल निकालना क्या है, 1 मोल क्या है। देखो जब भी आपको मिलेगा ना, आप ऐसे बोलोगे 1 मोल, 1 मोल की बात हो रही है, उसमें मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास का कोई चक्कर नहीं। गिवन मास ना भी दे रखा हो तो वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। कैसे? 1 मोल ऑफ, सबसे पहली बात 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमेशा किसके बराबर होता है? देखो 2 ग्राम के बराबर, है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 होता है, तो 2 ग्राम के बराबर ही रहेगा 1 मोल। अब आप कहोगे ये कैसे आया? चलिए हमारे फॉर्मूले पर हम आते हैं वापस। हमारे पास ना तो ये है ना ये, लेकिन ये तो दे रखा है 1 मोल। अच्छा ये भी हमें दे रखा है, तो हमें मास का पता होना चाहिए। अब हमें यहां से क्या कैलकुलेट करना है? स्मॉल m कैलकुलेट करना है। स्मॉल m के लिए n इंटू में कैपिटल M हो गया। n कितना दे रखा है? 1, कैपिटल M कितना है? 2, तो कितना हो गया? 2 ग्राम। तो बेटा जब हमारे पास 1 मोल हो, 1 मोल हो तो हमारा मास भी वही होगा जो मॉलिक्यूलर मास है। और 1 मोल के लिए जो मास होता है ना, 1 मोल के लिए जो मास होता है, इसको बेटा मोलर मास कहते हैं। मॉलिक्यूलर ना भी ध्यान रहे तो 1 मोल के लिए जो मास है उसको मोलर मास कहते हैं। तो 1 मोल अगर होगा तो मॉलिक्यूलर मास जितना होगा उतना ही हमारा क्या होगा? मास। अच्छा
इसी में और आगे आते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो वाटर मॉलिक्यूल का 1 मोल कितने के बराबर, तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, दैट इज कितना, 18 ग्राम। 18 ग्राम के बराबर हो गया। 1 मोल ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस का बेटा निकाल रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 + 16 32, तो बेटा कितना हो गया, 44 ग्राम। बेटा ये 1 मोल, इनमें क्या सिमिलैरिटी है, देखो 1 डजन वाली बात से रिलेट करेंगे, ये अलग अलग चीजें हो गई, ये कॉपी, ये पेन, ये चेयर हो गई, और इनका मास देखो अलग अलग हो गया। ये मास कौन सा मास है, इनका मॉलिक्यूलर मास। अब 1 मोल का है तो इसको क्या बोल देंगे, मोलर मास। ठीक है, मास की टर्म में हम इस तरीके से इनको पहचानते हैं। तो आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल देखेंगे इधर, देखिए 4.4 ग्राम ऑफ CO2 gas is present in any substance. Calculate number of mole. Calculate number of moles. आपके सामने 4.4 ग्राम ऑफ CO2 गैस है किसी सब्सटेंस में, आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। आंसर फिर से वही जाएगा, CO2 गैस का क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास। CO2 गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 44 ग्राम। n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, स्मॉल m ओवर कैपिटल M। स्मॉल m क्या कह रहा है यहाँ पर, 4.4। n कैलकुलेट करना है, n = 4.4। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44। अब देखो 4.4 44 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 0.1। 0.1 हमारे पास क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। 0.1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली हमें मिलने वाले हैं। हमें सबसे पहले इस फॉर्मूले को रिमेम्बराइज करना है कि गिवन मास और मोलर मास में क्या रिलेशन है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखते हैं। देखिए जैसे कि वॉल्यूम बहुत, गैसेस जो हैं वो बहुत हल्की होती हैं, ठीक है, हम उनको जल्दी से तोल नहीं पाते, वे नहीं कर पाते। बहुत लाइट होने के कारण, बहुत लाइटर इन वेट होने के कारण हम उनकी वॉल्यूम ले सकते हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी गैस की वॉल्यूम जाननी है या गैस के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो हम उसको वॉल्यूम से रिलेट करते हैं। वॉल्यूम से रिलेट करने पर क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ अ गैसेस सब्सटेंस इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज वॉल्यूम इक्वल टू, यानी कि अगर कंडीशन एसटीपी है, एसटीपी का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी जब कभी टेम्परेचर आपका जो है 273 केल्विन हो और प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक हो, ये फिक्स हैं, ये फिक्स वैल्यूज हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस भी क्या रहनी चाहिए, फिक्स, जो कि कितनी होगी, इतनी ml और इतनी लीटर होनी चाहिए। कोई भी गैस हो, कोई भी एनीवन, कोई भी गैस हो तो वॉल्यूम क्या रहेगी, फिक्स। जैसे नंबर ऑफ मोल फिक्स थे वैसे ही वॉल्यूम ऑफ द गैस फिक्स है। अगर मुझे मोल ऑफ गैस, मुझे किसी गैस के मोल निकालने हैं तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ गैस, जो गैस की वॉल्यूम मुझे गिवन होगी इन सेंटीमीटर क्यूबिक, कैसी होनी चाहिए, ये गिवन होनी चाहिए। और भैया जो मुझे एसटीपी पे वॉल्यूम मिल रही है, बिकॉज इट इज ऑलवेज सिमिलर, ये हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, इसलिए इसको मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस गिवन है, आपको टोटल गैस में मालूम है, और आप यहां से क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। ये आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल निकालने में फिर कोई समस्या नहीं। ये गैसेस के लिए है, गैसेस के लिए आपको ध्यान रखना है। सपोज 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ CO2 गैस, तो मैं हमेशा कितनी वॉल्यूम रखूंगी इसके इक्वल, इसके इक्वल हमेशा मेरे पास वॉल्यूम रहेगी इतने ml। ऐसे ही
1 मोल ऑफ O2 गैस, अगर ऑक्सीजन गैस की मैं बात करूं, 1 मोल में कितनी वॉल्यूम? भैया सेम रहेगी, क्योंकि ये मोलर वॉल्यूम है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस, सपोज मैंने गैस को चेंज कर दिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस इज इक्वल टू इतना ml वॉल्यूम, बिकॉज ये सब किस पे काम कर रही हैं? STP पे काम कर रही हैं, सो दे कैन बी चेंज, ये कैन नॉट बी चेंज। तो नंबर ऑफ मोल हम वॉल्यूम की टर्म में ऐसे निकालेंगे। आई होप दिस इज नॉट डिफिकल्ट। आप किसी भी गिवन गैस की वॉल्यूम से उसके मोलर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, राइट? नोट डाउन कीजिए। बेटा मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर देखते हैं कि 1 मोल ऑफ ए पार्टिकल्स, देखिए पार्टिकल्स लिखा है मैंने यहाँ पे एटम लिखा ना, मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा। पार्टिकल्स में कौन आ सकते हैं? एटम आ सकते हैं, आयन आ सकते हैं, मॉलिक्यूल। हम इनको क्या कहेंगे कि ये वह अमाउंट है जो किसी एटम और मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होने चाहिए? उतने ही जितने कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में होंगे। एक्सपेरिमेंटली ये कितने ढूंढे गए? ये 6.022 10⁻23 ढूंढे गए। एक्चुअल में क्या हुआ कि हमें नंबर गिनने थे, जैसे कि मैंने चीनी के ढेर की बात की कि चीनी की नंबर गिनिए, चावल के जो है वो अमाउंट नंबर गिनिए, कितने आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम उनको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन बेटा वो काउंटेबल नहीं है, फिर भी एक नंबर फिक्स किया गया है ऐसी बहुत स्मॉल क्वांटिटीज के लिए कि उनको एक नंबर में बांध दें। कंपैरिजन किससे किया गया? कार्बन 12 एटम आइसोटॉप से, ताकि एक फिक्स नंबर एक्सपेरिमेंटली गिना जाए और हम उसको सबके साथ रिलेट कर सकें। कैसे रिलेट कर सकते हैं देखेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि 1 मोल ऑफ एटम, कोई एक एटम है जिसके 1 मोल की बात हो रही है, तो उसमें कितने नंबर? तो बेटा उसमें 6.02223 एटम होंगे। अगर मैं एटम की बात कर रही हूं तो इतने ही एटम होंगे। अगर मैं 1 मोल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करूंगी, अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करूंगी तो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे, वो मॉलिक्यूल की बात करेगा। अगर मैं 1 मोल आयन की बात करूं, 1 मोल ऑफ आयन, अगर मेरे पास कोई आयन है तो बेटा उसके अंदर नंबर कितने होंगे? 6.02 10⁻23 क्या होंगे? आयन होंगे। सपोज मैं किसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूं। आपने इलेक्ट्रॉन पढ़े, प्रोटॉन पढ़े, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूं, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी नंबर कितना लिखा गया है? यही लिखा गया है। तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि नंबर फिक्स कर दिया ना। 1 मोल के लिए नंबर फिक्स हो गया, नंबर यानी डजन। अच्छा, इस पूरे को मैं डजन बोल रही हूं, ठीक है, और इस पूरे नंबर को मैं 12 बोल रही हूं। 1 डजन केले 12, 1 डजन कुर्सियां 12, 1 डजन टेबल 12, 1 डजन बुक्स 12, 1 डजन पेन 12। नंबर फिक्स है ना। ऐसे ही यहां पर भी नंबर फिक्स है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे कोई मॉलिक्यूल हो, चाहे कोई एटम हो, चाहे कोई आयन हो, या इलेक्ट्रॉन पूछे गए या प्रोटॉन पूछे गए, तो एक नंबर जो एक मोल के लिए जो नंबर है वो फिक्स है। सबसे बढ़िया बात, इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रोज नंबर। दिस इज एवोगैड्रोज नंबर। ये एवोगैड्रोज नंबर है। लिखते हैं या तो Na से लिख लो या N0 से लिख लो। तो इस नंबर का नाम क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस के जरिए हमें मिला। एक्सपेरिमेंटली जो साइंटिस्ट हैं एवोगैड्रो, उन्होंने हमें दिया। तो इस नंबर के लिए जब भी हम वैल्यू के लिए बात करेंगे तो वो क्या होगा? एवोगैड्रोज नंबर। अब हम इनके रिलेशन को पढ़ते हैं। हमने तीनों में डेफिनेशंस पढ़ ली मोल कंसेप्ट की। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। रिलेट करके हम इनके यूज्ड फॉर्मूलाज करेंगे और उन पे एक आधे हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बेटा कुछ एक रिलेशंस देखते हैं, कुछ एक इनके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं। जैसे कि मोल कंसेप्ट की हमने तीनों डेफिनेशंस कर ली, तीनों डेफिनेशंस को हम रिलेट करके देखते हैं। सपोज मैं आपके सामने एक ले रही हूं कि 1 मोल ऑफ O2 गैस। बेटा गैस आ गई तो मेरे माइंड में सीधा स्ट्राइक करेगा कि वॉल्यूम होनी चाहिए। क्यों वॉल्यूम होनी चाहिए? मास भी तो हो सकता है, लेकिन हम मोस्टली वॉल्यूम लेते हैं। लेकिन मैं इसको इक्वल लिख सकती हूं कि दिस इज 32 ग्राम। ये ग्राम पर मोल यानी कि मास के इक्वल भी आ गया।
विच वन इज इक्वल टू 22400 ml एट STP। मेरे पास ये रिलेशन भी आ गया। और अगर मैं नंबर की टर्म में जाऊं तो जरा ध्यान देंगे, एवोगैड्रो नंबर भी मेरे पास आ सकता है। ये एक मॉलिक्यूल है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से एक मॉलिक्यूल जो है वो इन सब में आपस में रिलेट है और इन सब का रोल किसके लिए हो रहा है, 1 मोल के लिए। 1 मोल ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम के बराबर भी है, इतने वॉल्यूम गैस वॉल्यूम के बराबर भी है और इतने नंबर मॉलिक्यूल के बराबर भी है। अगर मैं ये कहूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम, देखिए सिंगल एटम है, मैं किसी के मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रही, सोडियम, तो इसका एटॉमिक मास आ गया। ये मॉलिक्यूलर मास था, ये एटॉमिक मास आ गया, लेकिन इसकी वॉल्यूम नहीं हो सकती क्योंकि ये गैस नहीं है, तो वॉल्यूम का इसका रिलेशन ही नहीं है, लेकिन नंबर तो हो सकता है 6.022 10 की पावर 23। ये सिंगल एटम है तो मैंने क्या लिखा, एटम। ठीक है, सिंगल एटम लिखा। अगर गैस नहीं है तो मैं उसकी वॉल्यूम को नहीं लूंगी। सिमिलरली मैं यहां पर आती हूं, 1 मोल ऑफ क्लोराइड, देखिए मैंने आयन की फॉर्म में लिया Cl नेगेटिव, लेकिन इसके लिए मैं क्या ले रही हूं, मास तो सेम जाएगा, मॉलिक्यूलर मास में कोई चेंज नहीं है, 35.5 ग्राम आ गया। मास वॉल्यूम की टर्म में ये आएगा नहीं क्योंकि ये गैसेस नहीं है। नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर इसमें भी यही रहेगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन किसके लिए रहेगा, आयन के लिए रहेगा, क्योंकि ये आयन है ना। कौन सा आयन है, एनायन है। तो इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का रिलेशन, किसी भी एटम का रिलेशन, किसी भी आयन का रिलेशन, इन सब की टर्म में जाना चाहिए। और इक्वल टू का मतलब है वो एट द लास्ट हमें क्या दे रहे हैं, मोल, नंबर ऑफ मोल हमें वहां से गिवन है। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो हम जिनको यूज करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमने पहले भी किया है, मैं फिर से बता रही हूं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। यहां से आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो, यहां से आप गिवन मास निकाल सकते हो, दिस वन इज लाइक इन दिस वे। ठीक है, आपको पता है ये एब्रिविएशंस क्या है, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही एक सेकेंड फॉर्मूला है जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, n इज इक्वल टू n अपॉन में Na। Na से आप अच्छे से पहचानते हो, Na क्या है अभी बताती हूं, ये एब्रीवेशंस क्या है। दिस n इज स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। अगर मुझे नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल निकालने हैं तो यहां से मैं ये तरीका भी यूज कर सकती हूं, Na। ठीक है, मैं नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट कर सकती हूं। यहां एब्रीवेशंस में n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है या फिर मॉलिक्यूल। ये किसी भी मॉलिक्यूल के हो सकते हैं या किसी एटम के हो सकते हैं। Na क्या है, ये एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रोज नंबर है, जिसकी वैल्यू आपके लिए फिक्स होती है 6.022 10 की पावर 23। तो यहां से हम इंटरचेंज करके इन दो फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और फॉर्मूला मैंने आपका करवाया था, n इज इक्वल टू वी अपॉन में Vs या Vm, जो भी आपको लिखना है, वॉल्यूम एट STP। यहाँ पे वॉल्यूम आप STP पे कर लीजिए जो कि फिक्स होती है। इस एब्रीवेशन में V क्या है, गिवन वॉल्यूम है, ये गिवन वॉल्यूम है, और VSTP की वैल्यू क्या है, 22400 ml एट STP। तो इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को है सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस n इज अगेन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, दिस इज एवोगैड्रो नंबर, गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस, एंड दिस इज द वॉल्यूम एट STP हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। ये अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है कि STP पे हर गैस की वॉल्यूम जो है वो सेम रहती है। ठीक है, और वो वॉल्यूम एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट की है तो वो इतनी आनी चाहिए। कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद। देखिए बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे तो आपको देखने में लगेगा कि अब तक तो मोल की बात कर रही थी मैडम, ये कहां से आ गया,
ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ से हम क्या क्या देख सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन के अगर जलाते हैं तो 2 मोल वाटर के बनने चाहिए, लेकिन अगर जलाने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है वो ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन कितनी यूज हुई, इसके लिए मुझे पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। देखिए H2 गैस है और ये किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन गैस से, ठीक है। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, H2O लिक्विड। लेकिन ये रिएक्शन जो है ये आधी अधूरी है, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए मुझे नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ, यानी इस एरो के इधर भी और इस एरो के इधर भी बराबर करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ एटम कैसे बराबर होंगे, देखिए इधर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके 2 एटम है, आपने एटोमिसिटी पढ़ी है, कितने एटम है, 2 हैं। अच्छा इस एरो के इधर बात करें, हाइड्रोजन एलिमेंट है, कितने एटम है, 2, हाइड्रोजन है इक्वल है। ऑक्सीजन यहां पर कितनी एटोमिसिटी में है, 2, ऑक्सीजन यहां पर कितनी एटोमिसिटी में है, 1। तो मैंने इस 1 को 2 बनाने के लिए इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इस 1 से हो गया तो इसके 2 एटम हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 हो गए, तो मुझे इस हाइड्रोजन को भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब सबसे जरूरी बात, जैसी ये रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन लिखी जाती है तो हम उसको ऐसी भाषा में बोलते हैं, जैसे ये 2 है तो इसको बोलेंगे 2 मोल काम कर रहे हैं। यहाँ पे 1 कुछ लिखा नहीं है तो 1 है, इसको बोलेंगे 1 मोल काम कर रहा है। यहाँ पे 2 लिखा है तो इसको बोलेंगे 2 मोल काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 मोल हाइड्रोजन के जल रहे हैं तो 2 मोल पानी के बन रहे हैं, 2 मोल हाइड्रोजन के जल रहे हैं तो 2 मोल पानी के बन गए। तो ऑक्सीजन कितनी लगी, 1 मोल लगी, लेकिन इन्होंने तो अमाउंट पूछ ली। अब सीधी सी बात, उस क्वेश्चन को रिमेम्बराइज कीजिए, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का अमाउंट, भाई अमाउंट ही तो निकालना है, 1 मोल का निकालेंगे। 1 मोल ऑक्सीजन गैस का अमाउंट कितना हो गया, 32 ग्राम, और यही हमारा आंसर था। आंसर कहां से आया, जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे मास पूछा जाए 1 मोल का तो वो कौन सा मास होगा, वो उसका मोलर मास होगा, और मोलर मास से ही हमें आंसर मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं पलट देती, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बोल देती कि 1 मोल ऑक्सीजन का इस्तेमाल होते हुए 2 मोल वाटर बने, तो बताओ हाइड्रोजन के मोल कितने थे, तो आप क्या कहेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन का अगर इस्तेमाल होता है तो कितने ग्राम लगा, 2 ग्राम। लेकिन यहाँ कितने हैं, यहाँ 2 हैं, तो 2 मोल अगर हाइड्रोजन के यूज करते हैं तो 2/1 ये नीचे आ गया, इनटू में 2 तो कितना हो गया, 4 ग्राम। तो कितने ग्राम हाइड्रोजन इस्तेमाल हुई, 4 ग्राम। बहुत ही आसान है इस कंसेप्ट को करना, इनकी मदद से इसके बारे में भी बात कर सकते थे। देखो करके देखते हैं, अगर 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन के लगते हैं तो कितने मोल वाटर के बनने चाहिए, कितने बने हैं, 2 बने हैं। हमें जैसे कि हमने पढ़ा है वॉल्यूम और मास की टर्म में हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो कहता है ना 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया, कितने मास के बराबर होगा, 18 ग्राम। ये तो अंडरस्टूड है, हमें पहले से पता होना चाहिए। अगर 1 मोल 18 ग्राम के बराबर है तो 2 मोल कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा, 2 मोल वाटर कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब मैथ में आप लोग ऐसे ही करते हो ना कि 1 की अगर वैल्यू दे रखी हो 2 की निकालनी हो तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना, इसके नीचे 1 आ गया और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो कितने ग्राम हो गया, 36 ग्राम। तो इसका भी अमाउंट मुझे मालूम चल गया, इसका भी अमाउंट और इसका भी अमाउंट, और मुझे मोल तो पता ही थे, तो मोल की लैंग्वेज में अमाउंट भी पता चल गए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बीच बीच में भी आपको किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर एक दिन डाउट सेशन ले लेंगे, ओके।